नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले आप सबको हैप्पी क्रिसमस। आज अगर डिस्कस करने वाले आर्टिकल्स की बात करें, हिंदू में तो देखो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी आर्टिकल्स में ये पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, इसमें पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। दो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ट्रेड से संबंधित है, उस आर्टिकल में कुछ पुराने पॉइंट्स भी रिवाइज करेंगे। और तीसरा आर्टिकल एक डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस खराब हुए हैं चाइना के साथ, उसमें क्या इंडियन एंगल इन्वॉल्व है, इंडिया के इंटरेस्ट किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल केन इंडिया के टैक्स डिस्प्यूट से संबंधित आर्बिट्रेशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, केन एनर्जी के केस को समझने से पहले हम वोडाफोन का केस समझते हैं। वोडाफोन कंपनी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि केन एनर्जी का जो केस है वो वोडाफोन जैसा ही है। आपको याद होगा 2007 के आसपास हमारे देश में एक टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, हच। ये हांगकांग की कंपनी थी जो इंडिया में ऑपरेट किया करती थी। इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया गया वोडाफोन के द्वारा। अब वोडाफोन जो कंपनी है वो यूके की कंपनी है, लेकिन देखो वोडाफोन ने हच को जो एक्वायर किया, ये डील हुई कहां पर, केमैन आइलैंड्स में। आपके मन में एक बात ये आई होगी कि एक यूके की कंपनी हांगकांग की कंपनी से इंडिया की एसेट्स परचेज कर रही है, वो भी एक केमैन आइलैंड में, तो ये डील इंडिया में क्यों नहीं साइन हुई? क्योंकि देखो ये कंपनीज चालाक थी, इनको पता था कि केमैन आइलैंड्स जो हैं, जो कि वैसे यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है लेकिन कैरेबियन सी में है, तो इन कंपनीज को पता था कि अगर केमैन आइलैंड्स में हम जाके डील करेंगे तो फिर वहां पे हमें कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। वहां पे जाके डील करना मतलब केमैन आइलैंड्स में आप सब एक फर्जी सी कंपनी स्टैब्लिश करो। दोनों ने फर्जी कंपनी स्टैब्लिश की और उन फर्जी कंपनीज के थ्रू डील हुई। अब चूंकि केमैन आइलैंड्स में कैपिटल गेन टैक्स तो जीरो लगता है, तो इन दोनों कंपनीज ने इस पूरी डील को कंप्लीट कर लिया बिना कैपिटल गेन टैक्स किए। तो इंडिया के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। उनको लगा ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब इंडिया में हज की एसेट्स को बेचा गया है और उसे वोडाफोन की कंपनी ने खरीदा है और इफेक्टिवली टैक्स नहीं मिला इंडिया को बिल्कुल भी। चलो एक पल के लिए हमने मान लिया कि इन्होंने यूके को टैक्स दिया क्योंकि वोडाफोन यूके की कंपनी है, या फिर हांगकांग को टैक्स दिया गया क्योंकि हच जो है वो हांगकांग की कंपनी है। नहीं, किसी को भी टैक्स नहीं मिला। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें प्रॉफिट हो लेकिन कोई टैक्स भी ना दे किसी को भी? तो उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स लायबिलिटी रेज कर दी वोडाफोन के अगेंस्ट। अब आपके मन में आया होगा वोडाफोन के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि देखो वोडाफोन ने परचेज किया था हच इंडिया को, यानी हच की इंडियन एसेट्स को, तो कायदे से वोडाफोन को टीडीएस काटना चाहिए था। मतलब वोडाफोन ने जब पैसा दिया था हच को, तो उसमें से कुछ पैसा वोडाफोन के द्वारा काट दिया जाता और उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया जाता। ऐसा इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा था। तो फिर वोडाफोन के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी रेज कर दी गई इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन वोडाफोन ने पैसे देने से इनकार कर दिया कि भैया ऐसे कैसे, मतलब आपके टैक्स सिस्टम में लूप होल्स हैं, आप उन्हें ठीक कीजिए, हमने जो कुछ किया इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो टैक्स लायबिलिटी रेज की है वोडाफोन के अगेंस्ट वो बिल्कुल सही है। तो वोडाफोन ने फिर अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वोडाफोन के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स सिस्टम में कमियां हैं, तो फिलहाल के लॉ के अनुसार वोडाफोन को कोई टैक्स देना बनता नहीं है। मतलब वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुका था। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सरकार को मान लेना चाहिए था। नहीं, सरकार ने क्या किया, उस समय 2012 की ये बात है, सरकार ने ये किया
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो दिया है अभी के कानून के हिसाब से दिया है, बट रिट्रोस्पेक्टिव कानून चेंज कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है ना, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया गया सरकार के द्वारा और कहा गया कि फ्यूचर में मतलब 1961 से लेके अभी तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन पर ये नया जो प्रोविजन ऐड किया गया है वो लागू होगा। आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? देखो, रिट्रोस्पेक्टिव कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना वो तो गलत ही है। मतलब कायदे से अब कोई भी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो प्रेजेंट लॉज को ध्यान में रख के ही करती है ना, कि अभी फिलहाल इंडिया में लॉ ये है, लेकिन आप पीछे जाके कानून चेंज कर देते हो कि हमने कोई नई चीज़ ऐड की है और ये चीज़ 1961 से लागू होगी। तो उस कंपनी को लगेगा ना कि भैया मैंने तो आपके देश में इन्वेस्ट किया है प्रेजेंट लॉज को देखते हुए कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सुरक्षित रहेगी, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। बट अब आप नया प्रोविजन ऐड कर रहे हो वो भी बहुत पीछे से, यानी 1961 से आप कह रहे हो कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उन पर ये नया प्रोविजन इंप्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब तो आपका टैक्स इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है ना, आप कभी भी कुछ भी कर देते हो, पीछे से इंप्लीमेंट कर देते हो। लेकिन सरकार ने ऐसा किया। देखो, अब कायदे से सिस्टम में गलतियां थी, कमियां थी, जिसका फायदा इन कंपनीज के द्वारा उठाया गया, बट रिट्रोस्पेक्टिवली किसी नए खास करके टैक्स प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना ये किसी भी देश के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के लिए अच्छा नहीं है। ये गलती सरकार के द्वारा की गई 2012 में। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते भी हैं कि मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, पी चिदम्बरम, सबने विरोध किया था, आप ऐसा मत कीजिए। उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, इससे देश में इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट खराब होगा। बट प्रणब मुखर्जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद ये रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ चेंज किया गया और नई चीज़ ऐड की गई कि अगर इंडिया की एसेट्स को ऑफशोर भी बेचा जाता है, यानी किसी ऐसे आइलैंड पर बेच दिया जाता है जो टैक्स हेवन है, तो भी इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर देखो, चूंकि वोडाफोन यूके की कंपनी थी और यूके और इंडिया के बीच एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी उस समय साइन थी कि अगर कंपनीज के बीच आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे एमिकेबली सुलझाया जाएगा आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जब सरकार ने रिट्रोस्पेक्टिव कानून चेंज किया तो फिर वोडाफोन इस केस को लेके गया आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। तो 3 महीने पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वर्डिक्ट आ गया और कोर्ट ने यही कहा कि इंडिया ने जो कुछ किया है वो गलत है, रिट्रोस्पेक्टिव आप टैक्स प्रोविजंस को एंड नहीं कर सकते, यानी वोडाफोन केस को इंडिया हार गया आर्बिट्रेशन कोर्ट में। और देखो, एक हैरानी की बात आपको बताऊं, जो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट जिसमें इंडिया केस हारा ना, इसमें 3 नॉमिनी होते हैं, एक को रेकमेंड किया गया वोडाफोन ने, एक को रेकमेंड किया इंडिया ने और एक न्यूट्रल। बट इवन इंडिया के जो नॉमिनी थे ना, यानी जिस जज को इंडिया ने अपना नॉमिनी बनाया था कि इनको आप इस आर्बिट्रेशन पैनल में शामिल कर लो, इवन उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ ही वर्डिक्ट दिया। तो वोडाफोन केस का जो वर्डिक्ट सामने आया था ना, वो यूनानिमस था, यानी तीनों के तीनों जजेस ने यही कहा कि इंडिया की गलती है, इंडिया के केस में कोई मेरिट नहीं है और वोडाफोन को कोई टैक्स देना बनता नहीं है इंडियन सरकार को। तो अब देखो, ये तो हमने बात की वोडाफोन के केस की, अब बात करते हैं केरन कंपनी के केस के बारे में। देखो हुआ क्या, 2011 में केरन इंडिया जो कि एक ऑयल कंपनी है, केरन एनर्जी, ये एक पेरेंट कंपनी है, मतलब केरन इंडिया कंपनी के जो शेयर्स थे वो केरन एनर्जी के पास थे। काफ़ी वैसे इस केस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं क्योंकि बीच में एक केरन यूके कंपनी भी है, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली बता देता हूँ, केरन इंडिया के जो शेयर्स थे उसको बेच दिया गया केरन एनर्जी कंपनी के द्वारा वेदांता को। लेकिन जब ऐसा किया गया तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रोविजन के आधार पर बोला कि भैया आप हमें टैक्स दीजिए। इवन इस केस में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ही नहीं होने दिया, 9.8% समथिंग कुछ शेयर्स खुद के पास ही रख लिए। इवन डिविडेंड भी नहीं ट्रांसफ़र होने दिया, डिविडेंड ट्रांसफ़र होने पे रोक लगा दी गई, टैक्स रिफंड भी नहीं लेने दिया। मतलब जबरन आप कह सकते हो टैक्स वसूल ही लिया गया अलग अलग तरीक़ों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप भाग जाओगे, आप हमें टैक्स दे दीजिए, टैक्स जबरन ले लिया गया।
तो इस केस में भी जो केर्न एनर्जी थी वो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार गई कहाँ पर, आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास में। और अब उसी आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला आया है और इंडिया ये केस हार गया है। आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि 1.4 बिलियन डॉलर्स डैमेज दिया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा केर्न एनर्जी कंपनी को। तो वोडाफोन का केस भी इंडिया हार गया और केर्न का केस भी इंडिया हार गया। अब देखो इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। चलो वोडाफोन का केस इंडिया हारा, तो इंडिया को कम से कम टैक्स देना तो नहीं है ना, सिर्फ 80 करोड़ रुपए देना है इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने टैक्स लिया नहीं था वोडाफोन से। जैसे कि केर्न एनर्जी के केस में हुआ कि जबरन इंडिया ने टैक्स ले ही लिया, 9.8% शेयर्स रख लिए, डिविडेंड नहीं ट्रांसफर होने दिया, टैक्स रिफंड नहीं जाने दिया। तो अब 1.4 बिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे केर्न के केस में। वोडाफोन के केस में सिर्फ 80 करोड़ देने हैं, लेकिन केर्न एनर्जी के केस में 1.4 बिलियन डॉलर्स देने हैं। कितनी बड़ी रकम है। पैसे वैसे ही नहीं है सरकार के पास में, आपको पता है महामारी का समय है, सरकार के पास तो पैसों की बहुत कमी है। इवन देखो जितना लंबा ये केस चलेंगे ना, उतना ही इंडिया के बारे में, इंडिया की जो रेपुटेशन है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री की, वो खराब होती है। क्योंकि फिर विभिन्न देशों को लगेगा, विभिन्न कंपनीज को लगेगा, अरे यार इंडिया में तो रिट्रोस्पेक्टिव कुछ भी इंप्लीमेंट कर देते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। मतलब आज ये नीति है, कल को रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ अलग ये प्रोविजन ऐड कर देंगे और बोलेंगे कि आप हमें नया ये टैक्स दो, वो टैक्स दो। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब देखो एक चीज़ हुई क्या, आर्टिकल में ये भी बोला जाता है कि जब ये प्रधानमंत्री मोदी उस समय विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लायबिलिटी रेज करना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देश के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इमेज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद अब कायदे से सरकार को पहले साल में ही ठीक कर देना चाहिए था ये सब कुछ, इंडिया केस हारता ही ना और इमेज और ज़्यादा ख़राब नहीं होती। लेकिन उस समय काफ़ी आरोप लगे थे कि ये एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो सूट बूट की गवर्नमेंट है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। तो सरकार को ऐसा लगा होगा कि अगर हम इन केसेस को परस्यू नहीं करते हैं तो हमारी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि ये सरकार जो है बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के लिए काम करती है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करती और बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के जो टैक्स लायबिलिटी है वो माफ़ कर दी जाती है। तो सरकार ने इन केसेस को परस्यू करना जारी रखा। अब वोडाफोन का वर्डिक्ट आ चुका है, लेकिन सरकार के पास ऑप्शन था कि 3 महीने के अंदर अंदर या तो अपील फाइल की जाए या फिर ना की जाए। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि अब सरकार को रुक जाना चाहिए और बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। मतलब सोच के देखो, केर्न एनर्जी का केस भी यूनानिमस आया है, तीनों जजेस ने इंडिया के खिलाफ फैसला दिया है, इवन उस जज ने भी जो इंडिया के नॉमिनी थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब दोनों केसेस में जो वर्डिक्ट आया है वो यूनानिमस आया है और इवन इंडिया के नॉमिनी ने भी इंडिया के खिलाफ वोट दिया है, अपना मत दिया है, तो अपील फाइल करने के बाद भी कितनी संभावना है कि इंडिया ये केस जीत पाएगा, आप बता दीजिए। मतलब वोडाफोन का केस तो इंडिया सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया था, उसके बाद आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये केस गया, वहां भी हार गया यूनानिमस, और अब इंडिया अपील फाइल कर रहा है। तो मतलब आप सोच लीजिए कि कितनी संभावना है इंडिया के इस केस के जीतने की। तो आपको लगा होगा कि अगर संभावना नहीं है तो और बेइज्जती क्यों करवा रहा है इंडिया, मतलब और अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इमेज को क्यों खराब कर रहा है। ये देखो आपको पता है पॉलिटिक्स होती है, यही लगता है सरकार को कि हम क्यों इस मैसअप को साफ करें। ये यूपीए के सरकार के केसेस हैं, मतलब यूपीए के दौरान ये चीज़ें की गई थी और इन्हीं की गलती है, हम इन्हें ठीक नहीं करेंगे, आगे जो आएगा वो अपने आप ठीक करेगा, हम अभी फ़िलहाल अपील फाइल कर देते हैं और जब फाइनली वर्डिक्ट आएगा तब देखेंगे। तो ये सरकार की सोच होती है, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की सोच ये होती है आमतौर पे, ये बात लिखने की नहीं है, वैसे ही जनरली डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पे पॉलिटिकल लीडर्स की सोच यही होती है कि केस को लटका दिया जाए, हम तो सिर्फ 5 साल के लिए हैं। मतलब बहुत कम लीडर्स ऐसे होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हैं। मतलब लीडर्स को पता होता है ये चीज़ सही है, मतलब अभी इस चीज़ पे हमें सरकार पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, बट कोई बहुत रेयरली ऐसे लीडर्स होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कई बार सरकार का भी सपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है आप ये कर दीजिए, हम आपका इस पे समर्थन करते हैं।
मतलब आज के समय में तो इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। शुरू शुरू में आज़ादी के बाद हमारे जो लीडर्स थे उनका विज़न देश के लिए बड़ा था। एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, चलो आप डिस्कस ही कर रहे हो तो एक और आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। देखो, जब से मतलब मैंने यूपीएससी की फील्ड में एंटर किया है ना, तब से हम ये वे फॉरवर्ड लिखते आ रहे हैं कि एपीएमसी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाए। मुझे नहीं पता ये नए फार्मूला सही हैं गलत हैं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि जब से यूपीएससी की फील्ड में एंटर किया है ना, वे फॉरवर्ड में हमेशा ये लिखते हैं कि एपीएमसी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाए, किसानों को मौका दिया जाए कि वो बाहर भी अपनी फसल बेच सकें। आप पुराने नोट्स उठा के देख लीजिए, आपको यही सब वे फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में जब ये कानून आए ना, तो फिर इतना ज़्यादा विरोध हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ, तो ये लगने लगा कि अरे इतने सालों से हम गलत वे फॉरवर्ड लिख रहे थे क्या। अगर इस वर्डिक्ट के इम्पैक्ट की हम बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया, देखो सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है अपील फाइल करने की। अपील तो सरकार फाइल कर सकती है क्योंकि 1.4 बिलियन डॉलर्स देने को कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट को, और इतना पैसा एकदम से देगी नहीं इंडिया, क्योंकि केस को लटकाने की कोशिश की जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया, दोनों सेम मामले थे, वोडाफोन का भी मामला यही था। वोडाफोन के केस में अब सरकार ने अपील फाइल कर दी है, क्योंकि वोडाफोन के केस में अपील फाइल नहीं की जाती तो फिर यूं लगता है ना कि दोनों सिमिलर केसेस थे, और एक के वर्डिक्ट को सरकार ने मान लिया और दूसरे में अपील फाइल कर दी, इसलिए सरकार ने वोडाफोन के केस में भी अपील फाइल कर दी। तो उम्मीद यही है, और केरन के केस में भी सरकार अपील फाइल करेगी, और नतीजा क्या आएगा इस पर नो कमेंट। आपको थोड़ा अंदाजा है कि नतीजा क्या आने वाला है। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो हमारे टैक्स लॉस का फ़ायदा उठाया गया इन कंपनीज के द्वारा, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रोविज़न को ऐड करना ये किसी भी देश के इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं था। गलती हो चुकी थी, उसे सरकार को मान लेना चाहिए था। इवन वोडाफोन के केस में अभी आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसे सरकार को मान लेना चाहिए था। सरकार बोल देती कि भैया ये यूपीए की गलती है, यूपीए के दौरान का केस है, और हम अब इस केस को और नहीं बिगाड़ना चाहते, तो हम अपनी डिफीट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ताकि लगता इन्वेस्टर्स को संकेत जाता कि अब इंडिया ने ऐसे काम करने छोड़ दिए हैं और इंडिया रिट्रोस्पेक्टिव लॉ से संबंधित अपनी गलती को मान चुका है। बट सरकार ने अपील फाइल कर दी है, और केरन इंडिया के केस में भी सरकार अपील फाइल करेगा। तो राइटर के अनुसार ये एक सेल्फ गोल है, मतलब और ज़्यादा हमारी रेपुटेशन जो है वो डैमेज होगी, क्योंकि इन्वेस्टर चाहते हैं पॉलिसी स्टेबिलिटी, और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रोविजंस को ऐड करना ये तो पॉलिसी स्टेबिलिटी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशंस, और उसमें इंडियन एंगल से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसा आपको पता है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डिमांड की थी कि कोविड-19 के ओरिजिन की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी। चाइना को लगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर चाइना ने बैन लगा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इससे और ज़्यादा चिढ़ गया। अभी सिचुएशन ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया से 2 मिलियन टन ऑफ कोल, यानी कोल का 2 मिलियन टन का जो कार्गो है, जिसमें 21 शिप्स शामिल हैं, और उन 21 शिप्स में 400 के आसपास सेलर्स भी हैं। ये चाइना के एक कोस्ट पर अटका हुआ है जून से। यहाँ पर देखो, 400 के आसपास सेलर्स और 21 शिप्स, ये अभी चाइना के एक कोस्ट पर इंतज़ार कर रही हैं कि कार्गो उतरेगा। शायद ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं वो सही होंगे, लेकिन काफ़ी समय से ये चला ही जा रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जून से अभी तक मतलब वो शिप्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। इनमें से देखो 400 जो सेलर्स हैं, इंडिया के भी 40 सेलर्स हैं, तो इंडिया का एंगल भी इसमें इन्वॉल्व है। ना सिर्फ देखो ये उन ह्यूमन जो सेलर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि उनको नीचे नहीं उतरने दिया जा रहा, क्योंकि चाइना ये कहता है कोविड-19 है, हमें डर लगता है आपको नीचे उतरने दिया गया तो कोविड-19 हमारे देश में फैल जाएगा। चाइना उनको कहता है कि आप वापस चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो ओनर्स हैं
वो वापस जाना नहीं चाहते सामान के साथ में। उनको लगता है कि इससे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा हमें पैसों का अगर हम वापस जाएंगे तो ये तो हुई कंटेक्स्ट की बात। देखो इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडर है चाइना। तो पहले इंडिया को चाइना पे डाउट हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम दोस्ती इंक्रीज तो कर लें, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडर चाइना है, सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत हद तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। कल को ये चाइना का ही साथ देगा। बट अब इंडिया की सोच में भी परिवर्तन आया है। अब ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में शामिल करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ क्वाड जो ग्रुप है वो भी काफ़ी मजबूती से इमर्ज होकर आया है। अब मिलिट्री डायमेंशन को भी इस ग्रुप के द्वारा धीरे धीरे अपनाया जाने लगा है। मतलब आगे जाके मिलिट्री अलायंस के रूप में ये ग्रुप इमर्ज हो सकता है क्वाड। इसे एशिया का नाटो भी कहा जाने लगा है। पहले देखो डिस्ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा था क्वाड के मेंबर कंट्रीज के बीच। जैसे इंडिया का ट्रस्ट नहीं था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और यूएसए का ट्रस्ट नहीं था बाकी कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि यूएसए एकमात्र ऐसा देश था जो सीधा सीधा चाइना के ऊपर हमला कर रहा था, ना तो ऑस्ट्रेलिया ना ही इंडिया। बट अब ऑस्ट्रेलिया भी खुले तौर पर चाइना के ऊपर अटैक करने लगा है। तो ट्रस्ट इंक्रीज होगा क्वाड के मेंबर कंट्रीज के बीच। आगे क्वाड की संभावना ये है, हो सकता है ये क्वाड प्लस का रूप ले ले, यानी इंडो पैसिफिक रीजन में वो देश जो चाइना के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, वो भी क्वाड का हिस्सा बन जाए और क्वाड ग्रुप जिसमें अभी 4 देश शामिल हैं ये बन जाए क्वाड प्लस। ऐसा हो सकता है। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड के मेंबर कंट्रीज आपस में इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, ताकि सप्लाई चेन्स जो अभी चाइना डिपेंडेंट हैं, सप्लाई चेन्स की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ख़त्म की जा सके और इन देशों के बीच में यानी क्वाड के मेंबर कंट्रीज के बीच ज़्यादा ट्रेड हो। मतलब संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसी का नतीजा है हाल ही में 4 जून को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ, तब दोनों देशों के प्रधानमंत्री कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को राजी हुए। भाई दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करेंगे और ट्रेड जो है आपस में इंक्रीज होगा। तो देखना ये होगा क्या ये क्वाड के मेंबर कंट्रीज आपस में मिल के चाइना के इंपीरियलिज्म संबंधी जो पॉलिसीज हैं, यानी एक्सपेंशनिज्म संबंधी जो पॉलिसीज हैं, उनको काउंटर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ट्रेड से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फरवरी 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद हमने पाकिस्तान से MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को वापस ले लिया था और पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर 200% कस्टम ड्यूटी को इम्पोज कर दिया गया था। उसके बाद हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और दोनों देशों के एयर स्पेस काफ़ी समय तक बंद रहे। आमतौर पे देखो होता क्या है, हमारे देश में जो नॉर्दर्न सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, यहाँ से जो फ्लाइट्स यूरोपियन सिटीज़ की तरफ जाती हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होके गुजरती हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज किया तो इंडियन फ़्लाइट्स के लिए रूट काफ़ी लंबा पड़ने लगा और इससे एयरलाइंस को थोड़ा ज़्यादा खर्च आने लगा ऑपरेशंस को चलाने में, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा खर्च होने लगा अगर इस रूट से हमारे देश की जो फ़्लाइट्स हैं वो यूरोपियन सिटीज़ में जाती हैं। और पाकिस्तान को भी इससे नुकसान हुआ। कैसे? जब देखो हमारे देश की एयरलाइंस पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करती हैं तो इससे पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन अगर हमारी एयरलाइंस पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर ही नहीं रही हैं तो उनको भी रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 5 महीनों तक अपने एयर स्पेस पर बैन लगा के रखा और इससे पाकिस्तान को काफ़ी घाटा भी हुआ। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया ने LOC पर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है उसको भी सस्पेंड कर दिया। इंडिया ने कहा पाकिस्तान बेस्ड जो एलिमेंट्स हैं वो इस ट्रेड का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट देते हुए इंडिया ने LOC पर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है उसे सस्पेंड कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, अभी देखो हाल ही में हमने जो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 35A को स्क्रैप किया है। टेंशन्स एक बार फिर से बढ़ गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ
डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को सस्पेंड करने का यूनिलेटरल डिसीजन लिया। यानी अब ट्रेड पूरी तरह से बंद हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और पाकिस्तान ये भी विचार कर रहा है फिर से पाकिस्तान के एयर स्पेस पर बैन लगा दिया जाए ताकि इंडिया की जो एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल ना कर सकें। तो इस प्रकार से हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया। आर्टिकल में देखो इसके बाद ये कहा जाता है 2018-19 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड हुआ था $2.5 बिलियन का। इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया था $2.06 बिलियन से गुड्स, और पाकिस्तान से इंडिया ने इंपोर्ट किए थे $495 मिलियन के गुड्स। और जब इंडिया ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर 200% कस्टम ड्यूटी को इम्पोज कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान से हम जो माल इंपोर्ट कर रहे थे उसमें काफ़ी कमी आई। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करने से पहले हम एक महीने में पाकिस्तान से 45 मिलियंस के गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे हर एक महीने, लेकिन जैसे ही कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया गया उसके बाद पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल की वैल्यू रह गई $2.5 मिलियन से। देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होता है तो इससे दोनों देशों के ट्रेडर्स को नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है, किसको ज़्यादा किसको कम नुकसान होता है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ का ट्रेड हो रहा है और कौन से रूट की सहायता से ट्रेड हो रहा है। जैसे देखो एग्जांपल दिया जाता है वाघा अटारी बॉर्डर का। ज़्यादातर हमारा पाकिस्तान से इंपोर्ट इसी लैंड रूट की सहायता से होता है, लेकिन जैसे ही हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर 200% कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया तो यहाँ से इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया। कुछ ही आइटम्स का इंपोर्ट रह गया जैसे रोक साल्ट, ये सब चीज़ें। इसके बाद देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होता है ना तो इंडिया की इकोनॉमी पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ना ही अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ज़्यादा असर होता है, लेकिन लोकल इकोनॉमीज़ काफ़ी प्रभावित होती हैं। लोकल जैसे अमृतसर शहर की इकोनॉमी या फिर लाहौर शहर की इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमीज़ प्रभावित हो जाती हैं जब इंडिया में सरकार बदलती है या फिर पाकिस्तान में सरकार बदलती है, या फिर पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैक्स को कम किया जाता है या फिर ज़्यादा किया जाता है, या फिर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इन सब चीज़ों से लोकल इकोनॉमीज़ प्रभावित होती हैं। मतलब उन शहरों की इकोनॉमीज़ जो हब हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का, जैसे अमृतसर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कहा जाता है जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड कम हुआ है, अमृतसर की 5000 फैमिलीज़ पर इसका बुरा असर पड़ा है। क्योंकि देखो ट्रेड बंद होने से बहुत से ट्रेडर्स के पास अभी काम नहीं रहा, तो ट्रेडर्स खाली बैठे हैं। ट्रेडर्स ने अपने स्टाफ की छुट्टी कर दी है। कस्टम हाउस एजेंट्स का जो रोज़गार है वो भी चला गया है, और सामान को आगे मूव किया जाता था। फ्रीट फॉरवर्डर्स वो भी खाली बैठे हैं। लेबर फोर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, ढाबा ओनर्स, फ्यूल स्टेशन वाले या फिर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सब ने अपनी जो दुकानें हैं बंद कर दी हैं और बहुत से लोगों का रोज़गार छिन गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड होता है उसी की वजह से हर महीने अमृतसर की इकोनॉमी में 25 से 30 करोड़ रुपए ऐड होते हैं। लेकिन जब से इंडिया ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया था तो ये जो फिगर है वो ऑलमोस्ट 25% तक रह गया था, और अब तो बिल्कुल ही पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज को सस्पेंड कर देंगे। तो इससे अमृतसर की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा प्रभावित होगी। देखो ये तो हमने बात की डायरेक्ट नुकसान कैसे होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होने से। अब हम ये जानते हैं एग्जाम्पल की सहायता से इनडायरेक्टली कैसे नुकसान होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होने से। देखो पाकिस्तान से हम जिप्सम को इंपोर्ट करते हैं और जिप्सम से भरे जो ट्रक्स हैं वो यूपी में आते हैं। यूपी में सीमेंट की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले जिप्सम का इस्तेमाल होता है, और नेपाल में जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर भी जिप्सम से जो भरे ट्रक्स हैं वो जाते हैं। अब देखो वो ट्रक्स जो पंजाब और नेपाल में जिप्सम लेके आए हैं पंजाब से, वो वापस पंजाब खाली तो जाएंगे नहीं। वो क्या लेके जाते हैं, वो धागा लेके जाते हैं, यान लेके जाते हैं, और उस धागे का इस्तेमाल होता है पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो चार्ज जो हैं काफ़ी कम लगते हैं।
₹3 1 किलोग्राम के हिसाब से ये धागा ले जाया जाता है यूपी और नेपाल से पंजाब में। लेकिन चूंकि अब जिप्सम तो आएगा नहीं नेपाल में और यूपी में, ट्रक्स कितना चार्ज करेंगे? ट्रक चार्ज करेंगे 1 किलोग्राम ₹7 के हिसाब से, क्योंकि उनको वापस खाली आना पड़ेगा और वो स्पेशल धागा लेके जा रहे हैं पंजाब की तरफ। तो ये इनडायरेक्टली नुकसान होता है जब ट्रेड बंद हो जाता है दो देशों के बीच। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ नुकसान होता है, बल्कि पाकिस्तान के ट्रेडर्स को ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया से कॉटन को इंपोर्ट करती थी। अब उनके पास तो कॉटन होगा नहीं, या तो उनको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा यूएसए से, इजिप्ट से या फिर दूसरे कंट्रीज से, जो कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। या फिर होगा क्या, पहले अब कॉटन जाएगा इंडिया से यूएई में, दुबई में या फिर सिंगापुर में, और वहाँ से उसी कॉटन को पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इंपोर्ट करेंगी। तो सोच के देखिए पाकिस्तान के ट्रेडर्स को कितना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसके अलावा देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद होने से दूसरी जो ट्रेड अरेंजमेंट्स हैं वो भी प्रभावित होंगी। जैसे देखो, अफगानिस्तान से पाकिस्तान होता हुआ वाघा अटारी बॉर्डर पर थोड़ा बहुत माल आता है, लेकिन ये जो रूट है वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड नहीं होगा। तो आवश्यकता यहाँ पर ये है, या तो दोनों देशों की सरकारें इस बात पर फोकस करें, बेशक रिलेशंस खराब हो जाएं दोनों देशों के बीच, ये इंश्योर करने के लिए लोकल जो इकोनॉमीज हैं उन पर बुरा असर ना पड़े, लोगों का लाइवलीहुड प्रभावित ना हो, इसलिए ट्रेड को बंद ना किया जाए, कितनी भी टेंशंस हो जाएं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो कम से कम इतना ज़रूर इंश्योर किया जाए कि जो लोकल इकोनॉमीज हैं, जैसे अमृतसर जैसे शहरों की, वहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का सोर्स उत्पन्न हो, ताकि ऐसा ना हो जैसे ही ट्रेड बंद हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएं, उनको किसी और क्षेत्र में रोजगार ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप अल्टरनेटिव सोर्सेज प्रोवाइड करो लाइवलीहुड के, अदरवाइज ये इंश्योर करो दोनों देशों के बीच रिलेशंस अलग जगह हैं लेकिन ट्रेड अलग जगह हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर ट्रेड से संबंधित। आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।